हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिमांड चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन डिमांड के रिगार्डिंग, व्हाट इज़ डिमांड? क्या डिमांड होती है? अक्सर ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में कि डिमांड की आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है, और डेफिनेशन देते समय इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा कंसाइज रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे से ये डेफिनेशन हमारे पास है, डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट रिफर टू कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर विलिंगनेस टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में डिमांड के कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर डिजायर की। कंज्यूमर डिज़ायर क्या होता है? कंज्यूमर डिज़ायर यानी कि उसकी इच्छाएं, जो उसकी इच्छाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या डिज़ायर है उसकी, किसी गुड्स को परचेज करने के लिए, किसी गुड्स या सर्विसेज को। एंड देयर विलिंगनेस टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि उनकी वहाँ पे विलिंगनेस है ना, किस चीज़ के लिए, उस प्राइस को पे करने के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज के। तो इन चार कंपोनेंट्स में डिमांड भी डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं डिवाइड होती है। पहला आपका कंज्यूमर का डिज़ायर, फिर वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो आप खरीदना चाहते हैं, उनकी बिलिंगनेस, और एक पर्टिकुलर प्राइस। तो जब भी हम डिमांड को डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से करें कि आप ये चार कंपोनेंट जो हैं उस डिमांड की डेफिनेशन में कवर कर लें। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट रिफर टू कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। डिज़ायर किस चीज़ के लिए? गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए। एंड देन विलिंगनेस टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए उस प्राइस को पे करने के लिए। दे आर कन्विंस टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल बी नोन एज योर डिमांड। नेक्स्ट है फिर आपका व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स क्या क्या है डिमांड? डिटरमिनेंट्स यानी कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें ऐसे डिटरमाइन करती हैं। इनको आप डिटरमिनेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो हमें अब शॉर्ट में आंसर देने हैं इसका कि डिटरमिनेंट्स क्या क्या। आप कोई से भी डिटरमिनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके डिटरमिनेंट्स दिए हैं। द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सबसे बेसिक, किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसके डिमांड को डिटरमाइन करता है। प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आप क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या इनकम है, या जो भी उसकी इनकम है, फिर जितने भी उसका वेल्थ है उसके अपवर्ड है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स उसकी क्या होगी, डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी इन जनरल कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि क्या उसके प्रेफरेंस है, क्या उसकी चॉइस है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, या क्या कोई वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन और चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, यानी कि अगर उससे कोई एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कोई प्राइस चेंज होता है ना। हमें सब पता है, अगर हम लोग ऐसे होगा नॉर्मल कि हम लोग कोई गुड खरीदना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि कल को उसी गुड की प्राइस जो है बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उस गुड को आज ही खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस है वो भी इफेक्ट करती है। तो ये हमारे कुछ 5 डिटरमिनेंट्स थे। नेक्स्ट हम आएगी किस पे? डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन है? The law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या स्टेट करता है? आपका एक इन्वर्स रिलेशनशिप स्टेट करता है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड बीच में। यानी कि अगर प्राइस जो है आपका, अगर आपका प्राइस जो है वो बढ़ता है तो वहाँ पे जो आपकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। एंड वाइस वर्सा को ना, यानी कि अगर प्राइस आपका कम होता है, जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और अगर वही एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के, और कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि बाकी की जो अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट्स देखे थे, तो खाली अभी हमने प्राइस के बारे में बात करी है, हमने यहाँ पे जो बाकी ये फैक्टर्स हैं इनके बारे में बात नहीं करी लॉ ऑफ डिमांड में। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे, दैट इज वाई।
ठीक है। तो बाकी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम कर देते हैं कि बाकी फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी वो गुड्स जिनको हम साथ में इस्तेमाल करते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, यानी कि एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के जब हम दो गुड्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम बोल सकते हैं वो हमारे क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इससे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हम बोल सकते हैं टी एंड शुगर, राइट। आपको अगर चाय पीनी होती है तो आप चाय में किसका इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, जिससे कि आपको चाय पीने की जो आपकी वांट है, डिज़ायर है, वो फुलफिल हो जाए। दैट इज़ व्हाई टी एंड शुगर जो दो गुड्स है, दोनों के दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज हम इनको साथ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिफाइन नॉर्मल गुड्स। क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स आर रेफर टू एज दोज गुड्स with that witness an increased demand corresponding to rise in income of the consumer, यानी कि नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ पे दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप नॉर्मल गुड्स को देखेंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, डिमांड और कंज्यूमर की इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो इन जनरल डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड। इसलिए बोल रहा है नॉर्मल गुड रिफर टू दोज गुड दैट विटनेस एन इंक्रीज डिमांड करस्पॉन्डिंग टू राइज इन इनकम, यानी कि इनकम में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, बढ़ी है। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर की स्टेट के द्वारा डिटरमाइन करी जाती है। इफ़ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज एंड इफ इनकम डिक्रीजेज डिमांड ऑल्सो डिक्लाइंस। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होगी। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, है ना। अगर मैं इस नॉर्मल गुड्स का कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि आप AC, टेलीविज़न, कार, ये सारे के सारे गुड्स जो है एक हम इनकी डिमांड कब बढ़ती है, जब इन जनरल किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स भी जो है वहाँ पे भी हम क्या जो बात करते हैं किसी कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करते हैं, किसी कमोडिटी की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम। बट इंफीरियर गुड्स में जो है नॉर्मल गुड की तरह एक डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऐसे गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स इंफीरियर गुड्स, इनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इंफीरियर गुड्स रिफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है इनकम में इंक्रीज होने पर, एंड दिस इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आप कि कोई कंज्यूमर है, कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम लो थी। इनकम लो होने के कारण वो कौन सा मिल्क कंज्यूम करता था, लो फैट मिल्क। क्यों लो फैट मिल्क कंज्यूम करता था? बिकॉज उसकी जो इनकम थी वो लो थी। पर जब उसकी इनकम बढ़ गई तो ये उसने लो फैट मिल्क जो है वो कंज्यूम करना बंद कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे उसकी इनकम बढ़ी तो जो लो फैट मिल्क की डिमांड है वो कम हो गई, है ना। कोई भी आप कंज्यूमर ले सकते हैं, कोई ऐसा कंज्यूमर जो पुअर हो, जिसके पास इतने पैसे नहीं हो, वो हाई फैट मिल्क नहीं परचेज कर सकता, वो सिर्फ लो फैट मिल्क ही अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे केस में जब उसकी इनकम बढ़ती है तो इस प्रोडक्ट को कंजम्पशन जो है वो बंद कर देता है। तो लो फैट मिल्क और ऐसे अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो किस में आ जाते हैं, आपके इंफीरियर गुड्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद द रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि कोई भी कमोडिटी है अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितनी प्राइस चेंज होने पे कितनी डिमांड कम हो रही है, या फिर कितनी प्राइस कम होने पे कितनी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे हमें जो डिफरेंस पता लगाया जाता है कि कितने प्राइस के चेंज होने का। दैट इज बाय आप बोला कि परसेंटेज चेंज, कि कितनी चेंज डिमांड में आ रही है जिससे कि उसकी परसेंटेज चेंज एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यानी सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि और भी काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
कि कमोडिटी कंज्यूमर बढ़ गई तो डिमांड ही बढ़ गई, पर कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी डिमांड बढ़ी। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इसमें सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि बाकी डिमांड्स के डिटरमिनेंट्स को भी लाया जाता है। जैसे कि आपका प्राइस हो सकता है कि कितने प्राइस चेंज होने पे प्राइस में कितना चेंज आया। अगर मैंने बोला प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, पर कितना डिमांड बढ़ा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आती है कितने से बढ़ा। तो यही चीज़ जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डिटरमाइन करके बताती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितने अलग अलग मेजर्स हैं। सबसे पहला आपका आता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, सेकेंड आपका आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड आपका हाईली इलास्टिक, फोर्थ आपका लेस इलास्टिक और फिफ्थ आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो 5 मेजर्स होते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। नेक्स्ट है फिर आपका व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ पे खाली इलास्टिसिटी के बारे में बात नहीं कर रही बल्कि प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करी जा रही है कि जो वो इलास्टिसिटी जो सिर्फ प्राइस से डिटरमाइन होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर, पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वो कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्या वो कमोडिटी एक नेसेसिटी गुड के अंदर आता है या फिर वो एक लग्जरी गुड की कैटेगरी में आता है। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या कितने उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर वो क्या कमोडिटी रेयर है, क्या उसका सब्स्टिट्यूट कहीं नहीं मिल सकता, या फिर वो कमोडिटी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, उसका सब्स्टिट्यूट हर जगह कहीं भी देखा जा सकता है। इनकम लेवल कितना है कंज्यूमर का, इनकम लेवल उसका अच्छा है या इनकम लेवल उसका लो है। उसका प्राइस कितना है उस कमोडिटी का, नंबर ऑफ यूजेस उस कमोडिटी कितने यूजेस किए जा सकते हैं, जितने ज़्यादा यूजेस किए जाएंगे उतने ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। टाइम पीरियड कितना है, कितने समय से आप उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, और क्या कोई हैबिट एसोसिएटेड है उस कमोडिटी के रिगार्डिंग, क्या आपको हैबिचुअल है वो आपका उसको कमोडिटी कंज्यूम करना। जैसे पर्सनल टी, जैसे टी कंज्यूम करने के लिए लोगों की होती है हैबिट होती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन प्राइस बाय 2 रुपीज़ इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट्स। यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल डिमांड 300 यूनिट्स है और प्राइस कितना 20 रुपये पे। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितनी क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो PED यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई कि गुड है, उसकी डिमांड जो है द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स, यानी गिरी है। कब गिरी, जब उसके प्राइस में एक राइज आया कितने का, 2 रुपीज़ का। और हमें यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड गिवन है, ओरिजिनल डिमांड कितनी गिवन है, हमें 300 यूनिट्स गिवन है और उसका प्राइस गिवन है कितना 20 रुपीज़। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक कर सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई, देख सकते हैं कि पहले क्वांटिटी 300 यूनिट्स थी, अब क्वांटिटी कितनी होगी 240 यूनिट्स। तो चेंज इन क्वांटिटी कितने से बदली, आप देख सकते हैं कि पहले 240 यूनिट्स थी और वो बाद में तो आपके जैसे कहने जो क्वांटिटी थी वो कितनी 300 यूनिट्स थी और फिर बाद में वो कितनी हो गई 240 यूनिट्स हो गई। तो चेंज जो आया वो कितने यूनिट्स का है, 60 यूनिट्स का है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय प्राइस में क्या चेंज आया। तो पहले बताया कि ओरिजिनल प्राइस कितना था 20 था, पर यहाँ पर राइज इन प्राइस क्लीन डिफाइन करा है कितना 2 रुपीज़ से प्राइस बढ़ गया। 2 रुपीज़ से जो प्राइस बढ़ा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस हमारा बढ़ा है तो इसलिए हम 2 को पॉजिटिव में लिया। लेकिन अब इसने क्या हमारी चेंज इन क्वांटिटी में क्वांटिटी हमारी बढ़ी है, नहीं क्वांटिटी हमारी बढ़ी नहीं है, बल्कि हमें क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है क्वांटिटी जो है वो फॉल हुई है। दैट इज वाई 60 जो हमारा रहेगा वो हम नेगेटिव में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस है वो कितना था, वो था 20 रुपये। आपकी ओरिजिनल क्वान्टिटी कितनी थी, दैट इज़ 300 यूनिट्स। इन सबको हम डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा, हाँ 60/2 इंटू 20/300। इसको हम कैंसल आउट करेंगे, आपका 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और आपका जो आंसर है वो कुछ आएगा माइनस। तो -2 क्या है, -2 इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ठीक है। ऐसे कि हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी के लिए 300 यूनिट्स, 300 यूनिट से क्वांटिटी कितनी हुई 240 यूनिट्स, कितने का डिफरेंस आ रहा है -60 का। फिर चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना था पहले 20 था, फिर बाद में कितना हो गया, बाद में क्लियरली पूछना स्पेसिफाई करा कितना हो गया प्राइस, 2 रुपये से बढ़ गया। फिर इंटू अगर ये ओरिजिनल प्राइस यानी कि पहले कितना प्राइस था 20 यूनिट अपॉन में आपका ओरिजिनल क्वांटिटी जो है 300 यूनिट हो, तो 20 अपॉन 300। तो इसको हमने सॉल्व करा, हमारा आंसर कितना है -2 एंड दैट विल बी योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए हो, जितने भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस करे हों। आपको इसके अगर रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसी मेरी डिटेल डिस्कशंस को और देखना चाहते हैं तो डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।